everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, दैट इज नाम है ट्रेड. सो ये चैप्टर जो है हमने ऑलरेडी कहीं पढ़ा हुआ है, याद है कि नहीं? हमने ये ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर में इसको इन ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, जब आप बिजनेस के बारे में दो सब कैटेगरीज को समझ रहे थे कि एक तरफ था इंडस्ट्री और एक तरफ था कॉमर्स. लेकिन कॉमर्स में सब कैटेगरीज थे, तो सब कैटेगरीज कौन सी थे? तो एक था ट्रेड और दूसरा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो तभी हमने इन ब्रीफ थोड़ा सा ट्रेड के बारे में समझा था कि ट्रेड मतलब क्या होता है. तो रिवीजन के लिए बता दूं, याद कराने के लिए बता दूं, ट्रेड मतलब नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इतना सा ही पढ़ा था. उसके थोड़े से सब कैटेगरीज हमने देखे थे कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फिर इंटरनल ट्रेड में से और कौन सी सब कैटेगरी है. वही सब चीजें हम इधर इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे. होलसेलर कौन होता है, रिटेलर कौन होता है, क्यों बनता है होलसेलर, क्यों बनता है रिटेलर, तो वही सब हम इस चैप्टर में इन डिटेल कवर करेंगे. तो सबसे पहला ये जो येलो बॉक्स है वो देख लेते हैं. आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो आपकी बुक्स के हिसाब से. तो आप इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देखने वाले हो, फिर वही टाइप्स ऑफ ट्रेड जो मैंने आपको इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया. तो ये देखो, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड समरी. चैप्टर खत्म. तो बहुत सिंपल चैप्टर है. आपको ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखना, जो भी ये वीडियोस के हम सेक्शन बनाने वाले हैं पूरा देख लेना. आपको कभी और दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल चैप्टर है. ये देखो, पिंक बॉक्स में ना एक छोटी सी स्टोरी आपकी बुक ने बता रखा है. स्टोरी ऐसी कुछ है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रिकमेंड करता है कि तू गांव में बिजनेस मत कर, गांव से बाहर आ, मुंबई पुणे जगह पे आ, जहां पे जिसमें तू बिजनेस कर रहा है, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है उसका डिमांड जो है बाहर सिटीज में है, बाहर की डिस्ट्रिक्ट में है, तो और डिस्ट्रिक्ट में भी है, और प्लस जो तू प्रोडक्ट है उसके आउटसाइड कंट्री में भी डिमांड है. तो तू अपने गांव से बाहर निकल और बाहर बिजनेस करके मनी जनरेट कर सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है. तो ये कौन से हिसाब से बोला उसने, क्या एक टॉपिक रखा उसने? नथिंग बट ट्रेड को उसने फोकस, ट्रेड को उसने हाईलाइट किया उस फ्रेंड ने. तो यही सब चीजें हम देखने वाले हैं वन बाय वन. तो आपके बुक में सबसे पहले 2.1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ बात बोला है कि जब कंट्री जब ट्रेड करती है तो अल्टीमेटली ट्रेड करने से होता क्या है आप लोगों को पता है. अल्टीमेटली जब भी हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं तो हमारी कंट्री का जो जीडीपी रहता है ना, जीडीपी क्या रहता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये एक मेजरमेंट होती है जिससे कि हम पता लगाते हैं कि अपनी कंट्री के डेवलपमेंट कैसा है. लास्ट ईयर कितना जीडीपी था? अगर लास्ट ईयर 6.9 था और इस ईयर 7 है तो मतलब कि कंट्री का ग्रोथ हुआ है. तो ये जो ट्रेड होता है ना वो हेल्प करता है जीडीपी को कैलकुलेट करने में. तो इसीलिए इन्होंने बोला ट्रेड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री. द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इज द आउटकम ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड. अगर ट्रेड प्रॉपर होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अच्छा होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, तो ये एक्चुअली क्या इंडिकेट करेगा कि आपके कंट्री का जो डेवलपमेंट है ये अच्छा हो रहा है. देन नेक्स्ट आपको बोला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी वर्थ इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड एंड अदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर. ट्रेड का मीनिंग समझा रखा है. ट्रेड का मीनिंग तो हमने ऑलरेडी देखा है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड. एंड दूसरी बात बोली हुई है कि जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो तब भी आप उसको बोल सकते हो आप ट्रेड कर रहे हो. मैम समझा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, एक डेफिनेशन क्या बोली है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड. ठीक है, मैंने किसी से बाय किया, किसी को सेल किया, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? ट्रेड. दूसरी बात बोली हुई है ट्रेड में कि जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, ओनरशिप ट्रांसफर का ही मतलब बाय सेल होता है. कैसे? जब मैं ये शॉपकीपर से पेन लेती हूं तो मैं उसको पैसे देती हूं और ये पेन अपने पास ले लेती हूं. पहले इसका ओनर कौन था? शॉपकीपर. बाद में इसका ओनर कौन है? मैं हूं. तो जब मैं ट्रेड करती हूं तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑल्सो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी समझा आपको? या तो बिटवीन पर्सन हो सकता है या बिटवीन एंटिटी हो सकता है, या तो पर्सन
टू एंटिटी हो सकता है कुछ भी, ठीक है। एंटिटी मतलब नथिंग, कंपनी ले लो, कोई एलएलपी कंपनी ले लो, कुछ भी जो जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, जो बिजनेस के लिए बनाया जाता है। ओके, now the original form of trade was a barter, the direct exchange of goods and services. After invention and acceptance of common currency, that is money, trade become greatly simplified. Now उन्होंने क्या बोला है, पहले जमाने में जो ओरिजिनली ट्रेड किया जाता था वो थ्रू बार्टर सिस्टम किया जाता था। अभी आपको आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया बार्टर सिस्टम के बारे में। जब हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास चावल है, सामने वाले के पास गेहूं है, मैंने एक्सचेंज किया गुड्स टू गुड्स, तो वो बार्टर सिस्टम। ये पहले के जमाने में किया जाता था जब कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, जब नोट्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी हम मनी या मनी वर्थ एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी ट्रेड ही कहलाएगा। तो उन्होंने वही चीज इधर बोली हुई है। इतना क्लियर है इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर रखा है ट्रेड में और डिटेल में, कि ट्रेड मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्सचेंज मतलब मेरे पास जो गुड्स है वो आपको देके मैंने आपसे पैसे लिए, उसको ही एक्सचेंज किया बोला जाता है। ट्रेड मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड रेफर टू buying and selling of goods and service with the object of earning profit. Buying and selling of goods and services with the motive of प्रॉफिट। ऑफकोर्स मैं ये चीज क्यों कर रही हूं, मैं अपना बाइंग एंड सेलिंग क्यों कर रही हूं। जब मैंने ये पेन 10 रुपए में लाई है तो ऑफकोर्स मैं आपको ये 12 रुपए में बेच के मैं 2 रुपए प्रॉफिट अर्न करूंगी। अगर मैं ये चीज नहीं करती हूं तो कोई मतलब ही नहीं रहता है वो ट्रेड करने का। तुम क्यों कर रहे हो ट्रेड? तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट करते हो। नेक्स्ट, the trade establish a link between producer and consumer and it carries out by the buyer and seller. ये ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज है, जहां प्रोड्यूसर लोकेटेड होता है। अभी प्रोड्यूसर कहाँ, इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होती है? तो MIDC एरिया में, जहां लोग रहते हैं। ऑफकोर्स वहां से फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वहां से बहुत किलोमीटर्स दूर एस्टैब्लिश रहती हैं। तो उधर से लाके कंज्यूमर को देना इज नथिंग बट ट्रेड ही बोला गया। और ये ट्रेड मतलब ये चैनल में बहुत सारे लोग आते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, ये तो आपको पता चल गया। फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, एंड देन कंज्यूमर आता है। इसको ही हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपके इस चार्ट में दिया हुआ है। चार्ट में देखो सिंपल है, ट्रेड दो टाइप का ट्रेड याद रखो, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इस एक्सटर्नल ट्रेड को मैं क्या बोल सकती हूँ? फॉरेन ट्रेड भी बोल सकती हूँ या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकती हूँ। एंड इंटरनल ट्रेड को मैं डोमेस्टिक ट्रेड एंड होम ट्रेड भी बोल सकती हूँ। याद रहेगा, इंटरनल ट्रेड को मैं होम ट्रेड नहीं तो डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकती हूँ, और एक्सपोर्ट ट्रेड को मैं इंटरनेशनल ट्रेड भी या फॉरेन ट्रेड भी बोल सकती हूँ। ओके, नाउ ये क्यों बोल सकती हूँ, ये इसका मतलब अभी आपको समझेगा। इंटरनल ट्रेड देखो वन बाय वन पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये चार्ट को हम एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे कि एक्चुअली इस चार्ट में है क्या। ओके, तो सबसे पहले आपको जैसे चार्ट में सबसे पहला इंटरनल ट्रेड दिख रहा है, तो हम उसी चीज को हम कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2.1 में इंटरनल ट्रेड। सो इसका नाम लिख लो यार, तुम लोग लिखोगे नहीं, होम या डोमेस्टिक ट्रेड लिखा आपने। सो कोई भी ट्रेड जो विद इन कंट्री किया जाता है, कोई भी ट्रेड जो विद इन कंट्री किया जाता है, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, मतलब स्टेट टू स्टेट हो, सिटी टू सिटी हो, बट विद इन अ सेम कंट्री। मतलब अगर मैं इंडिया में रह के महाराष्ट्र टू कोलकाता से कोई चीज मंगवा रही हूं, या इधर से कोई गुड्स भिजवा रही हूं, या उधर से कुछ सर्विसेज ले रही हूं, तो वो किस में आएगा? इंटरनल ट्रेड में आएगा, होम ट्रेड में आएगा, डोमेस्टिक ट्रेड में आएगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि जो आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे वो विद इन सेम कंट्री होना चाहिए। आप इस कंट्री में रह के दूसरे कंट्री के सिटी से अगर ट्रेडिंग करते हो,
ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो, आप दूसरे कैटेगरी में चले जाओगे। तो इतना याद रखना, जब आप चाहे आप यूएसए में रह के यूएसए के सिटीज में आप बाय एंड सेल करो तो उधर आपको क्या बोला जाएगा, इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। इंडिया में रह के आप विद इन सेम कंट्री करोगे तो आपको इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि सेम कंट्री रहना चाहिए, जो सेलर होना चाहिए वो भी सेम उसी कंट्री में रहना चाहिए जिस कंट्री में बायर है। ओके, now when the goods and services are purchased and sold within the country it is referred to as internal trade। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बोला गया है, जैसे कि परचेजिंग फ्रॉम डोर सेल्समैन, आपने देखा होगा ना, आपके गेट पे आता है कोई तो गुड्स बेचने के लिए आता है कुछ, तो मैम ये ले लो, कुकर है बहुत अच्छा है, ये गैस ले लो बहुत अच्छा है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा काम आएगा। तो वो जो सेलर है वो इंडिया का सेलर है, आप जो उसको खरीदने वाले हो आप इंडिया में खरीदने वाले हो, तो क्या होने वाला है, वो इंटरनल ट्रेड होने वाला है। नाउ लोकल शॉप्स, जब आप सिटीज वगैरह में जाते हो, जो रहते हैं ना लोकल, जैसे सब्जी मंडी वगैरह, लोकल शॉप्स उसको बोलते हैं, तो आप उधर जाते हो तो आप दूसरी कंट्री में तो नहीं जाते, उसी कंट्री में जाते हो, इंडिया ही में जाते हो, तो वो क्या होता है, लोकल शॉप्स भी इंटरनल ट्रेड में आएगा। एग्जीबिशन, कभी कभी देखो एग्जीबिशन लगा रहता है, साइंस एग्जीबिशन, बहुत सारे एग्जीबिशन अपने कंट्री में होते रहते हैं, सो वो भी इंटरनल ट्रेड में आएंगे। रीजनल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल ट्रेड। मॉल्स अपने, ठीक है, पुणे में रहेंगे, बहुत लोगों को पता होगा, फिनिक्स, ठीक है, एमेनोरा, तो वो क्या है, इंटरनल ट्रेड है, मतलब क्योंकि आप जो बायर हो वो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, सेलर भी जो है वो सेम कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही कंडीशन है, समझ में आ गया आप लोगों को। When the buyer and seller are both from the same country, it is known as internal trade. Trade between two state city of same country is also considered as internal trade. चाहे वो डिफरेंट सिटी क्यों ना हो, चाहे वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो, चाहे वो डिफरेंट स्टेट क्यों ना हो, बट ये सब जो होना चाहिए विद इन सेम कंट्री होना चाहिए, तो वी आर known as, it is known as internal trade। ओके, एज अभी देखो क्या बोला गया, अभी एक्चुअली मेन कंटेंट पे हम धीरे धीरे जा रहे हैं। मेन कंटेंट क्या है, देखो जब भी प्रोडक्शन होता है तो जरूरी नहीं है जैसे ही प्रोडक्शन होता है वैसे ही कंज्यूमर डिमांड करते हैं, तो इसका मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, आज प्रोडक्शन हुआ, कार का मैन्युफैक्चर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उस कार का डिमांड आए, उस कार को खरीदे कोई कंज्यूमर। तो इस गैप के वजह से, और दूसरी गैप और एक चीज की गैप होती है, जहां प्रोड्यूसर होता है वहां जरूरी नहीं है कंज्यूमर हो। मतलब क्या जरूरी है कि प्रोड्यूसर से गुड्स लेके मार्केट में ले जाया करे, उस ताकि ये जो गैप है, डिस्टेंस का भी जो गैप है वो कंप्लीट हो सके। तो इन सब चीजों के वजह से, इन सब डीमेरिट्स होने के वजह से हमको क्या करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है थ्रू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही पढ़ेंगे हम, एज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन देयर इज अ नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनल ट्रेड। यूजुअली द producer are situated at one place whereas consumer are scattered over a wide area. There is a big gap between a producer and consumer. This gap can be shortened by a channel of distribution. A channel of distribution helps to make product available at a right time, at a right place and a right quantity through the different intermediary. उन्होंने वही चीज बोला हुआ है, जरूरी नहीं है जहां पे प्रोड्यूसर लोकेटेड हो वहां पे कंज्यूमर लोकेटेड हो। इन दोनों के बीच में गैप होने के कारण क्या करना पड़ता है, हमको एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जो राइट टाइम पे गुड जा सके एट अ राइट प्लेस एंड इन अ राइट क्वांटिटी। जब ये होगा नहीं तो ट्रेड जो है, अगर ये चीज हो नहीं रहा, मतलब कि ट्रेड में बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर ट्रेड में बहुत बड़ा दिक्कत है तो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी, फिर हमारी कंट्री का जीडीपी कम होगा एंड कंट्री का डेवलपमेंट भी नीचे गिरेगा। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली है क्या, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर आएगा। ऑफ कोर्स जब तक गुड मैन्युफैक्चर नहीं होगा, जब तक गुड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो तब तक आगे कैसे जाएगा। देन होलसेलर आएगा, देन रिटेलर आएगा एंड देन लास्ट में कंज्यूमर आएगा। अभी आपको सिर्फ पता है प्रोड्यूसर के बारे में,
आपको सिर्फ पता है अभी प्रोड्यूसर के बारे में एंड कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स लेता है, जो एक्चुअली गुड्स कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो एक्चुअली गुड्स बनाता है। ये हमने कहां पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में। हमको इधर क्या पढ़ना है? तो होलसेलर एंड रिटेलर के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला देखो, जब हम चार्ट पढ़ रहे थे तो आपको इंटरनल ट्रेड में सबसे पहला होलसेल ट्रेड था। सो होलसेल ट्रेड मतलब आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है? होलसेल ट्रेड मतलब कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जो बल्क अमाउंट में प्रोड्यूसर से गुड्स लेता है एंड देन रिटेलर को पास ऑन करता है, वो क्या कहलाता है? वो खुद ही एक होलसेलर रहता है। इधर एक वर्ड समझने वाली है, इन लार्ज क्वांटिटी। क्यों इन लार्ज क्वांटिटी? क्योंकि वो सिर्फ शायद एक ही गुड्स में डील करता हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल उसको होलसेलर को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को मास्क वगैरह जो है मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मास्क का, सैनिटाइजर का बहुत सारे आज डिमांड आ रहे हैं, तो मैं मास्क एंड सैनिटाइजर वगैरह ड्यू टू कोविड सिचुएशन में ये सेल एंड बाय करूंगा प्रोड्यूसर से एंड सेल करूंगा रिटेलर को। बट अगर आप होलसेलर हो तो आपको ये बल्क में प्रोड्यूसर से लेना पड़ेगा एंड देन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में टू रिटेलर। ठीक है, आप एक दो गुड्स में ही डील कर पाओगे क्योंकि आप एक्चुअली क्या बल्क में सामान ले रहे हो। ठीक है, तो आपका पैसे जो है वो बल्क में लग चुका है ऑलरेडी। तो होलसेलर कौन होता है? When a goods are purchased in a large quantity from manufacturer or producer from purpose of resale to retailer is known as wholesale trade. किसको देने के लिए? किसको रीसेल करने के लिए? सो रिटेलर को रीसेल करने के लिए होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स बाय करता है। The person who is engaged in a wholesale trade is known as wholesaler. Wholesaler buy goods from manufacturer and sell it to the retailer. So wholesaler is buyer as well as seller. उन्होंने लास्ट में क्या किया कि आप बाय कर रहे हो, सबसे पहले प्रोड्यूसर से आप बाय कर रहे हो, देन आप रिटेलर को सेल कर रहे हो, तो आप क्या बन जाते हो? आप बायर भी बन जाते हो एंड सेलर भी बन जाते हो। तो होलसेलर बायर भी रहता है एंड सेलर भी रहता है। तो होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन in process of distribution of goods and service. It enable the producer to reach the consumer. उन्होंने बोला हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज हो एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके। ओके, नाउ आपके बुक ने कुछ डेफिनेशन दिया है तो डेफिनेशन को देख लेंगे। सिंपल अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया है, होलसेलर क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, तो आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कोटलर, wholesaling include all activity involving selling of goods and services to those who buy for resale or for business goods. होलसेलर कौन होता है? जो बिजनेस यूज के लिए या रीसेल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। खुद के कंजम्पशन के लिए करता है क्या? बिल्कुल नहीं, रीसेल करने के लिए या बिजनेस यूज मतलब ही सेल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, ठीक है, a true wholesaler is himself neither a manufacturer nor a retailer but act as link between the two. उन्होंने सीधा डेफिनेशन दिया है होलसेलर का। ये बहुत सिंपल एंड मजेदार डेफिनेशन है कि होलसेलर कौन नहीं होता है। होलसेलर ना ही मैन्युफैक्चरर होता है ना ही रिटेलर होता है, बट इन दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट करता है वो होता है होलसेलर। सिंपल है। तो सेकेंड डेफिनेशन आई थिंक सो एप्ट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इधर तक एकदम क्लियर कट है। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ होलसेलर। फीचर्स ऑफ होलसेलर मतलब फीचर्स में हम क्या पढ़ेंगे? जो भी मेरे स्टूडेंट है उनको पता है फीचर्स मतलब हम क्या पढ़ेंगे। तो फीचर्स मतलब हम होलसेलर्स की यूनिक क्वालिटीज पढ़ेंगे जो शायद दूसरों में नहीं होती। और अगर हमने होलसेलर की यूनिक क्वालिटीज कुछ निकाल दी, फीचर्स निकाल दी, तो शायद वो होलसेलर नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम फीचर्स किसी के पढ़ते हैं तो उनकी यूनिक क्वालिटीज पढ़ रहे होते हैं, आगे से एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नाउ देखो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं जो हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो सबसे पहले बोला हुआ है जो होलसेलर रहता है वो गुड्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है।
ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में बल्क में गुड्स जो परचेज करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर, फ्रॉम मैन्युफैक्चर, वो होलसेलर रहता है। नाउ ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी, आपको लगता है ना ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी उसको रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल होलसेलर ने मास्क लिया, सैनिटाइजर बल्क में होलसेलर ने खरीद लिया, कहां से? मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर से। बट हो सकता है कोविड ही चला गया, वैक्सीन आ गया, कोविड अब है ही नहीं, तो उसके पास जो इतना लार्ज क्वांटिटी रखा है उसको अभी सेल करना पड़ेगा, मतलब उसके पैसे अटक गए, एक ही गुड में पैसे अटक गए जिसकी अब शायद डिमांड नहीं है। तो इधर जो रिस्क होता है होलसेलर को बहुत ज्यादा रहता है। तो ये पॉइंट याद करने वाला है, तो भूलना मत कि रिस्क इन्वॉल्व होता है, किसके वजह से? लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है ना, उसके वजह से उसको रिस्क बहुत हो जाता है। नाउ ये थर्ड वन इज होलसेलर डील विद वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स। मतलब होलसेलर का एक और की फीचर है कि वो सिर्फ एक और दो प्रोडक्ट में ही या उससे एक दो ज्यादा प्रोडक्ट में ही डील कर सकता है और ज्यादा प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकता है। जैसे रिटेलर, आप ग्रोसरी के शॉप में अगर कुछ भी मांगने जाते हो, स्टेशनरी का सामान खरीदने जाओ या चावल खरीदने जाओ, उधर सब मिलेगा, लेस, चिप्स वगैरह ये सब आपको मिलेगा। लेकिन होलसेलर कौन होता है? सिर्फ फ्यू गुड्स में डील करने वाला ही होलसेलर रहता है, क्योंकि उसको बहुत बल्क में खरीदना पड़ता है, बल्क क्वांटिटी में उसको, लार्ज क्वांटिटी में उसको एक दो जो भी गुड्स में डील करता है वो लेना पड़ता है, इसीलिए वो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या टाइप ऑफ प्रोडक्ट में नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। तो इधर एक और की फीचर दैट वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स ही रहते हैं। नाउ जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस, क्योंकि उसको लार्ज क्वांटिटी में खरीदना है, बल्क में खरीदना है, एक दो गुड्स खरीदना है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, लार्ज अमाउंट होना चाहिए, वरना वो नहीं कर पाएगा अपना होलसेल का बिजनेस। नाउ ये जो होलसेलर है ना, वो एक और चीज हेल्प करता है, दैट इज इन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब क्या? कि ज्यादा मार्केट में प्राइस का जो है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट ना हो। आज 10 रुपए में चीज खरीदी और कल जाके मैं मार्केट में देख रही हूं कि वही चीज 12 रुपए में। तो ये चीज को कौन रोकता है? होलसेलर रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि उसको ये जो है प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में एक लिंक होलसेलर देता है। तो होलसेलर को पता रहता है कि डिमांड कितना है और मुझे सप्लाई कितना करना है। होलसेलर से वो सप्लाई करेगा किसको? रिटेलर को, क्योंकि उसको पता है डिमांड कितनी आने वाली है। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है होलसेलर का वो प्राइस स्टेबिलिटी है, क्योंकि उसको मार्केट का सब नॉलेज है। उतने ही क्वांटिटी में वो होलसेलर जो है प्रोडक्ट लेगा जितने क्वांटिटी में कंज्यूमर जो है या रिटेलर जो है वो डिमांड करते हैं। तो इसके वजह से मार्केट में जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर ज्यादा डिमांड हो जाता है तो क्या होता है आपको पता है? इकोनॉमिक्स में आपने अगर अभी तक पढ़ा है, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिमांड होता है, देखो एक टाइम पे प्याज का जो डिमांड है वो ज्यादा हो गया था बट सप्लाई नहीं था। फार्मर्स जो थे वो सप्लाई नहीं कर रहे थे बट मार्केट में डिमांड हो गया था, तो 100 रुपए किलो 90 रुपए किलो प्याज बिकने लग गए थे। किसके वजह से? डिमांड के वजह से और सप्लाई के इम्बैलेंस के वजह से। इसीलिए होलसेलर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी और डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करके रखना। ओके, नाउ सिक्स्थ इज मैन्युफैक्चरर कैन गेट अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर। अभी देखो मैन्युफैक्चर जो होता है वो कंज्यूमर से या रिटेलर से बहुत दूर कहीं MIDC एरिया में नहीं तो इन लोगों के पास में नहीं, एक जगह पे सेटल रहते हैं इंडस्ट्री में। तो जो होलसेलर रहते हैं ना वो बहुत हेल्प करते हैं इन मैन्युफैक्चरर को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मार्केट में कितनी डिमांड है, अभी आप कितना गुड प्रोड्यूस करो, उतना ही करो जितनी डिमांड है, क्योंकि उनका भी पैसे लगे रॉ मटेरियल में। अगर वो ज्यादा करेंगे तो वो पूरे पैसे जो है उनके बिना फालतू में अटक के रह जाएंगे, जितनी डिमांड नहीं है मार्केट में। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन देने का काम होता है होलसेलर का, वो भी अच्छी तरह से होलसेलर कर पाता है क्योंकि उसको सारा मार्केट के बारे में पता रहता है।
नाउ द होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सिंपल है ये वाला फीचर कि रिटेलर को उतना ही गुड्स देता है जितना रिटेलर से डिमांड आता है, और उसके पास तो बल्क क्वांटिटी रखी है, तो उसके पास 10 रिटेलर भी आए तो वो छोटे छोटे अमाउंट में सारे रिटेलर को उनके डिमांड्स पूरी कर देता है। नाउ लास्ट इज ये ध्यान में देखना, द होलसेलर परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये सब चीजें जो है होलसेलर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो असेंबलिंग का काम करता है, असेंबलिंग मतलब सारे गुड्स को एक जगह पे लेके आना ताकि वो रिटेलर को दे सके। वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन जो करते हैं, गोडाउन का जो फैसिलिटी देते हैं वो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर से लेके आता है, ऑफकोर्स वो अपने गोडाउन में रखता होगा, तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। मैन्युफैक्चर, कोई मैन्युफैक्चर उसे बोलता है यार मेरे गुड की एडवर्टीजमेंट कर दे, तेरे को इतना डिस्काउंट दे दूंगा मैं, तो एडवर्टीजमेंट भी कर देता है कि ये वाला जो गुड्स है ना आपके लिए सबसे बेस्ट है, या रिटेलर को सेल कर देता है बल्क में। तो मैन्युफैक्चर का भी फायदा होता है और इसमें होलसेलर का भी फायदा होता है, तो ये एडवर्टाइजिंग का काम भी करता है। ओके, आई थिंक सो इधर तक पूरा क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है। एक बार देख लो, इसमें से कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये आंसर बता दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्विस ऑफ होलसेलर। सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चर एंड टू रिटेलर। क्यों? क्योंकि ये किसके बीच में लिंक क्रिएट करता है, ये एक प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, इनके बीच में एक लिंक रहता है होलसेलर। तो ये प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इस सेक्शन में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो लार्ज परचेज, ये किसको सर्विस दे रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। ये कंसेप्ट समझ लो, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। कौन दे रहा है सर्विस, होलसेलर दे रहा है। सबसे पहला कौन सा सर्विस दे रहा है, तो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने का सर्विस दे रहा है वो मैन्युफैक्चरर को, कि मैन्युफैक्चरर तू प्रोड्यूस कर और मैं तुझसे लार्ज क्वांटिटी में परचेज करूंगा। तो यही उसका काम है सबसे पहला। देन स्टोरेज का, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो हो सकता है उसके पास स्टोरेज का जगह ना हो, तो वो होलसेलर को सेल कर देता है कि तेरे को चाहिए ये, तो अपना होलसेल जो भी है अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउसिंग में उसको रख। तो वो ये भी फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर को दे देता है। ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर से गुड लाना, कहीं और भेजने का काम भी होलसेलर कर देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखो कभी भी वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है तो वो मैन्युफैक्चरर से ऑफकोर्स इन एडवांस बात करता होगा कि मेरे को 1 महीने के बाद इतनी लार्ज क्वांटिटी जो है ये गुड्स की लगने वाली है। तो होलसेलर पहले ही मैन्युफैक्चरर को ये बता देता है, इन एडवांस बता देता है, और पैसे भी इन एडवांस पे कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे लगते हैं। तो वो बोलता है देख मेरे को इतना लार्ज क्वांटिटी मैं तेरे लिए बनाने वाला हूं, तो मेरे को इन एडवांस इतना पे कर दे, 50%, 40% जो भी लगने वाला है मेरे को वैल्यू इतना तू पे कर दे, बाकी का बाद में कर दे। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम भी होलसेलर कर देता है टू मैन्युफैक्चरर। नाउ प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि ना जो डिमांड है मार्केट में, जो सप्लाई हो रहा है मार्केट में, इसका इंफॉर्मेशन दे देना प्रोड्यूसर को। कि फॉर एग्जांपल होलसेलर ने पिछले ही महीने में मास्क प्रोवाइड किया, बट जो मास्क वो प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग खरीद नहीं रहे थे, तो ये इंफॉर्मेशन वो प्रोड्यूसर को दे देगा कि ये जो तू मेरे को मास्क दे रहा है ना वो मार्केट में अब उसका डिमांड नहीं है। तो वो अपना जो भी प्रोडक्शन है प्रोड्यूसर वो उधर ही रोक देगा क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसीलिए जो 5th वन जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन का भी हेल्प करता है होलसेलर। सो मैन्युफैक्चरर गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर लाइक मार्केट कंडीशन एंड डिमांड, टेस्ट एक्सेट्रा। नाउ रिस्क बेरिंग, रिस्क में बेरिंग में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है
क्या करते हैं, बल्क में गुड्स लेते हैं और बल्क छोटे छोटे अमाउंट में या छोटे छोटे क्वांटिटी में रिटेलर को बांट देते हैं। तो जो अल्टीमेट जो रिस्क है ना, बहुत अल्टीमेट नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क है होलसेलर पे, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है। अगर अचानक से कोई गुड्स की जो डिमांड है वो बंद हो गई तो उसका पूरा ही लॉस होना पक्का है। तो इसीलिए इसके पास जो है रिस्क जो है बहुत ज्यादा रहता है। नाउ मार्केटिंग फंक्शन, अ होलसेलर कैरीज वेरियस मार्केटिंग फंक्शन लाइक वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो जैसे कि मैंने बोला कि वो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर देता है, मतलब ही क्या, गोडाउन का फैसिलिटीज, और एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कर देता है कि वो रिटेलर को एडवर्टाइज कर देता है कि ये गुड्स अच्छा है, अभी अभी प्रोड्यूसर के थ्रू आया है मेरे को, तो आप खरीदो, ये ऐसे ऐसे चीजें प्रोवाइड करता है। तो ये एडवर्टीजमेंट फैसिलिटीज भी होलसेलर जो है रिटेलर को दे देता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर। नाउ सेल्स प्रमोशन, सेल प्रमोशन इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट, सेल्स का प्रमोट कर देता है कि ये गुड्स नया है मार्केट में, बहुत बेनिफिट होगा आपको ये खरीदने से, रिटेलर को बोल देता है। तो ये सब ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर कर देता है। ओके, नाउ सर्विस टू रिटेलर, एक और जो होलसेलर है, मैंने क्या बोला, प्रोड्यूसर एंड किसके बीच में, रिटेलर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस देता है, अभी हम देखेंगे रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ गुड। तो स्टॉक ऑफ गुड मतलब जैसे ही रिटेलर को डिमांड आता है कंज्यूमर से कि मेरे को ये वाले गुड्स चाहिए, तो वो होलसेलर को फोन लगाता है और गुड्स लेके आ जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी होलसेलर के पास एक बल्क रहता है, जो रिटेलर के पास ऑफ कोर्स एनलेस होलसेलर का नंबर रहता होगा, फोन नंबर। तो जैसे ही किसी XYZ प्रोडक्ट का डिमांड आया तो वो होलसेलर को फोन कर देता है एंड वो गुड्स प्रोवाइड कर देता है होलसेलर टू रिटेलर। तो होलसेलर कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर कैन गेट द गुड इजिली व्हेन द कंज्यूमर आस्क फॉर द गुड। ओके, रेडीमेड प्रोडक्ट रहते हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट रहते हैं होलसेलर के पास, इसीलिए वो जल्दी पहुंच सकते हैं रिटेलर के पास। ओके, नाउ रेगुलर सप्लाई, वही चीज है, वही चीज कंटिन्यू की है कि ऑलरेडी रेडीमेड गुड्स अवेलेबल है किसके पास, होलसेलर के पास, इसीलिए रिटेलर इजिली अवेल कर सकता है फॉर रेगुलर सप्लाई। The wholesaler assure regular supply of goods to retailer, therefore retailer are free from storing goods. Retailer can easily supply goods to consumer and when required by them. ठीक है, तो जैसे ही उसको लगता है कि ये कंज्यूमर डिमांड कर सकता है या कंज्यूमर का डिमांड आया है, तो वो होलसेलर को फोन करता है और मंगवा लेता है। उससे और एक रिटेलर को क्या बेनिफिट होता है, उसको स्टोरेज का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कहाँ स्टोर करूं, तो ये सब रिटेलर का काम भी हल्का हो जाता है। थर्ड वन इज रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग आप बोलो इसमें क्या होता होगा, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता होगा या कम होता होगा? ऑफ कोर्स कम होता होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे गुड्स परचेज करता है, छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, तो इतना ज्यादा उस पर रिस्क नहीं आता एज कंपेयर टू होलसेलर, क्योंकि होलसेलर ने बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया रहता है मैन्युफैक्चरर से। बट इधर रिटेलर के पास छोटे छोटे क्वांटिटी में ही गुड्स रहते हैं और छोटा अमाउंट ही उसमें इन्वेस्टेड रहता है, तो इतना रिस्क वाली बात नहीं होती। तो होलसेलर bears the risk of price and market fluctuation, large stock of goods, therefore retailer are free from these risk. Now financial support. फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या आएगा, कभी कभी जो होलसेलर है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि आपको डिस्काउंट देता है, कोई कोई गुड्स जो है फ्री सैंपल दे देता है कि ये फ्री सैंपल में लो गुड्स, और कंज्यूमर को बताओ कि ये गुड्स जो है ना हम मार्केट में नया लेके आए, क्योंकि अल्टीमेट फायदा किसका होने वाला है, होलसेलर का। तो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को डिस्काउंट में नहीं तो एज अ फ्री सैंपल कुछ गुड्स दे देता है, फ्री में कुछ गुड्स देता है, ताकि वो और आगे वाले कंज्यूमर को बोले ये मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है नया आया है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है। होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब उधार पे कुछ गुड्स दे देना,
अभी देखो, होलसेलर एंड रिटेलर एक दूसरे को जानते होंगे, तो होलसेलर अपने गुड्स का सेलिंग बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए वो उधार पे गुड्स रिटेलर को दे देते हैं, नहीं तो डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। सच सपोर्ट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर, जिससे कि क्या होता है कि रिटेलर का ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं रहता है और उसको कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं होती कि यार अभी तक तो सेल नहीं हुआ, मैं इसको पैसे कहां से दूं। तो होलसेलर बोलता है जा तू क्रेडिट पे लेके जा, बाद में मुझे जब भी सेल होगा तो बाद में मुझे पैसे दे दे। तो ऐसी भी फैसिलिटीज होलसेलर देता है। नाउ मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन क्या, अभी रिटेलर देखो, होलसेलर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन और डिफरेंट प्रोडक्ट। दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट, वेरिएंट of product, new scheme of existing product, sometime the wholesaler guide retailer about when to buy, how to buy, etc. तो रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है होलसेलर? फिफ्थ इज मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि जैसे ही प्रोड्यूसर कोई नया गुड्स बनाएगा तो उसको ये होलसेलर को बहुत अच्छे से पता है कि वो गुड्स में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, तो वो रिटेलर को जो है ना गाइड करता है कि ये वाले गुड्स आप लो, ऐसा नया गुड्स आया है, ऐसे नए नए तकनीक से बना है, ये गुड्स आउटडेटेड हो गया है तो ये गुड्स मत खरीदो, ये गुड्स मार्केट में नए टेक्नोलॉजी से बना है या नए टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, तो शायद जो गुड्स ये अपने कस्टमर है वो ये गुड्स को डिमांड करेंगे और आउटडेटेड गुड्स को डिमांड नहीं करेंगे। तो ऐसा मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देता है रिटेलर कि ये जो भी प्रोड्यूसर नए नए प्रोडक्ट जो है, नए नए स्कीम जो आ रहे हैं प्रोड्यूसर से, उसको बता के देना, किसको? रिटेलर को। लास्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में क्या है? द होलसेलर डज एडवर्टीजमेंट एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ गुड्स विच कैन हेल्प द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स। ठीक है, फायदा तो वो अपना ही कर रहा है। होलसेलर अगर कुछ चीजों की एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? ताकि रिटेलर जो है मुझसे खरीद के जाए और अल्टीमेट कस्टमर को दे। लेकिन इससे फायदा एक और जन को होता है, दैट इज रिटेलर को फायदा हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर किससे खरीदने वाला है? रिटेलर से खरीदने वाला है। तो ये रिटेलर को भी हेल्प कर देता है इन सेल्स प्रमोशन। तो क्या करता है होलसेलर? सेल्स प्रमोशन प्रोवाइड करता है और रिटेलर को वन ऑफ द सर्विस भी प्रोवाइड कर देता है। सो आई थिंक सो क्लियर है। सर्विस टू मैन्युफैक्चरर क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस टू रिटेलर क्या प्रोवाइड करता है होलसेलर। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है भी डाउट तो कॉमन यू कैन राइट इन चैट बॉक्स या जो अपना कमेंट बॉक्स रहता है उसमें आप लिख दो, मैं आगे के लेक्चर्स में कवर कर दूंगी। सो आई होप इधर तक क्लियर हो गया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, क्योंकि हमको आगे के सेक्शंस जो है, आगे के टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। So see you in next lecture. Bye bye.